खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें। दो गज जमीन के नीचे पहुंच चुका हो, तब मुख्यमंत्री जनता को भरोसा दे सकते हैं कि अब ना कोई धमका पाएगा, ना कोई दंगा करा पाएगा, ना यूपी की पहचान के लिए संकट बन पाएगा। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे। लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान ऐसे समय पर आया जब अतीक अहमद के 40 साल के माफिया राज पर उत्तर प्रदेश शासन ने कड़ा शिकंजा कसा। जब मुख्तार अंसारी जैसे माफियाओं का पूरा साम्राज्य बुलडोजर चला के ध्वस्त किया गया, जब उत्तर प्रदेश में माफियाओं के सफाई की प्लानिंग बनाई जा रही हो, जब रडार पर माफिया हो और संकल्प माफिया मुक्त प्रदेश का हो। एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है। वह स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमका सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है। एक तरफ जहां अतीक अहमद और उसका पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है, तब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार माफिया सफाई अभियान चलाने जा रही है।
इसके लिए प्रशासन ने 61 माफिया की सूची तैयार की है, जिस पर सीएम योगी की मोहर लगना बाकी है। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक यूपी पुलिस ने शराब माफिया, पशु तस्कर, वन माफिया, खनन माफिया, शिक्षा माफिया आदि को चिन्हित कर सूची बनाई, जिसमें इन गैंग को खत्म करने के लिए उनकी 500 करोड़ की संपत्ति जब्त करने का लक्ष्य भी रखा गया। पुलिस की बनाई इस लिस्ट में सुधाकर सिंह, प्रतापगढ़ शराब माफिया, गुड्डू सिंह, कुंडा शराब माफिया, गब्बर सिंह, बहराइच, लूट, हत्या, डकैती, जमीनों पर कब्जा, उधम सिंह, मेरठ, लूट, डकैती, रंगदारी और सुपारी लेकर हत्या, योगेश भदौड़ा, मेरठ, T75 का सरगना, बदन सिंह बतो, पश्चिमी यूपी का माफिया, अजीत चौधरी अक्कू, मुरादाबाद हत्या, लूट और रंगदारी का माफिया, धर्मेंद्र केठल, बागपत से हत्या का मामला, सुनील राठी, बागपत से माफिया, अभिषेक सिंह उर्फ जहर, वाराणसी, ID23 गैंग का सरगना, निहाल उर्फ बच्चा पासी, धूमनगंज, प्रयागराज, D46 गैंग का सरगना, राजन तिवारी, गोरखपुर, माफिया और राजनेता, सुधीर कुमार सिंह, गोरखपुर, हत्या के प्रयास और हत्या समेत कुछ कुख्यात नाम हैं, जिसमें मुख्तार अंसारी, ब्रिजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, खान मुबारक, सलीम सोहराब, रोस्तम, बबलू श्रीवास्तव, सुभाष ठाकुर, संजीव माहेश्वरी जीवा, मुनीर जैसे माफिया भी शामिल हैं। वहीं इस लिस्ट में बसपा और सपा के गैंगस्टर नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इस लिस्ट में मौजूद कई माफिया जेलों में हैं, तो इनमें से अकेले लखनऊ की जेल है। वहीं यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अभी भी 26 इनामी बदमाश ऐसे हैं जो फरार हैं। कई बदमाशों के बारे में तो पुलिस के पास तस्वीर के अलावा कोई सुराग तक नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। माफिया अतीक, अशरफ और असद मिट्टी में दफन हो चुके हैं, लेकिन उनके दफन होने के साथ कई राज अब सामने आ रहे हैं। अतीक के किए गुनाहों की सबूत आज हम आपको दिखाने वाले हैं। कैसे अतीक चुनाव के लिए लोगों से टैक्स वसूलता था, कैसे बिल्डर्स और बिजनेसमैन से अतीक हत्या आदि के लिए पैसे वसूलता था। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अतीक, अशरफ और उसका बेटा असद 2 गज जमीन में भले ही दफन हो गए, लेकिन उनके दफन के बाद एक से एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। इनमें असद के बिल्डर को धमकाकर मांगे 80 लाख हो, या अतीक एंड फैमिली का बनाया उमेश पाल हत्याकांड का प्लान, यानी वो खुलासे जो उन लोगों के मुंह पर तमाचा जो बार बार अतीक और असद की वकालत करते आ रहे हैं। ये माफिया राज के काले कारनामों का वो सच है जो एक एक करके बाहर आ रहे हैं। सामने आया कि अतीक अहमद जेल से ही फोन करके धमकियां देता था, फिर उसका बेटा असद ग्राउंड पर उन धमकियों के अनुसार ही एक्शन लेता था। अतीक के गुर्गों के बीच असद की भी अच्छी खासी इज्जत थी और वे सब 20 साल के असद को छोटे सांसद कहकर बुलाते थे। असद इसी के बल पर अपना भौकाल बनाकर रखता था और फिर अतीक के इशारों पर लोगों से वसूली करता था। सुनिए अतीक के मरने के बाद उसके आतंक की जद में आए लोगों की जुबानी। कि हमको जो है लगातार 2019 से प्रताड़ित किया जा रहा था अतीक अहमद के द्वारा। अतीक अहमद के गुर्गे जैसे असाद कालिया थे, अतीक अहमद, अशरफ, इन लोगों के कहने पे हमको जो है अक्सर टॉर्चर किया जाता था। कि एक पैरवी थी मुकदमे की, 302 हुआ था मरिया डीर में, बहुत चर्चित कांड था। उसमें हमारे भाइयों को फंसाया गया था, उसमें हम पैरवी कर रहे थे, जिसमें पुलिस की तरफ से क्लीन चिट भी मिली थी, लेकिन फिर भी हमारे भाइयों को अपने वकील के जरिए से जेल भी भेजा गया। उनको जेल से जब छूट के आए तो हमको जो है पैरवी करने से मना किया जा रहा था। उसी मुकदमे में हम पैरवी कर रहे थे, जिसमें अतीक अहमद और अशरफ दोनों लोग उसमें मुलजिम बने थे। तो इनको ये लगता था कि मेरी पैरवी करने से इनको जान का खतरा है या इनको सजा पड़ जाएगी, जो भी वो सोचते थे। इसी तरीके से मेरे ऊपर अक्सर रास्ते में हम कचहरी से लौटे तो कभी मेरे पिस्टल सटवा दी जाए, राइफल से सटवा दिया जाए, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती थी। अक्सर कभी 1 करोड़ रुपए की गिरफ्ती भी मांगी जाए साथ कालिया के भेज के बात कराने के लिए। अगर हम बात न करें अतीक अहमद से तो जान से मारने की धमकी मुझे लगातार दी जाती। 2019 से लेकर के अभी तक, जब तक अतीक अहमद जिंदा थे तब तक मुझे प्रताड़ित किया गया है।
ऐसा है कि देखिए, हम अपना रियल एस्टेट का काम कर रहे थे। हमने जैसे ही ज़मीन का काम करना स्टार्ट किया तो अक्सर हमारे पास धमकियाँ स्टार्ट हो गई। जैसे उनके गुर्गे आसाद कालिया वगैरह, उनके बेटे अली, ये सब कहीं ना कहीं से हमको ढूंढने लगे, हमें टॉर्चर करने लगे और ये रोक के गाड़ी उसके कहने लगे कि ऐसा है कि भाई से मिल लो, काम करना है काम करो, लेकिन उनको भी जो है देना पड़ेगा। तो ये सब तरीके करके कहीं ना कहीं हमको घेरा जाता था। तो मैं अपना जो है बहरहाल मोबाइल बंद करके कहीं ना कहीं चला जाता था। फिर 31 दिसंबर 2021 को मैं अपने ही आवास पे बैठा हुआ था, तभी अचानक से अली, अतीक और आसाद कालिया वगैरह तीनों ये लोग 3 गाड़ियों से आते हैं और मुझको घेर लेते हैं। घेरने के बाद ये सब घेर के तमंचे, पिस्टल, राइफल, बहुत सारे असलहे लिए थे, सब ये मेरी बॉडी पे ऊपर से नीचे तक लगा देते हैं। फिर उसके बाद जो है जब फिर अली अतीक कहता है कि लो अब्बा से बात करो, तो मैं उस समय तो ऐसे भय का माहौल था, मुझे करना ही पड़ता। तो उसके बाद मैंने बात करी तो मैंने कहा जी बताइए। तो उधर से अतीक अहमद कहते हैं कि तुमको बहुत नेतागिरी आती है, जब तुमसे बार बार कह रहे हैं कि ज़मीन शाइस्ता परवीन के नाम लिख दो, नहीं तो 5 करोड़ रुपये रंगदारी आसाद कालिया और अली के यहाँ से पहुँचवा दो। तो उससे मैं इतना डरा हुआ था, मैंने कहा मैं इसको क्या जवाब दूं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उधर से कई बार बोला कि सुनाई दिया, मतलब हेलो हेलो कर रहा था। जब मैंने कुछ जवाब नहीं दिया तो उधर से तुरंत फ़ोन स्पीकर ऑन था, बोलता है कि अली इन लोग को मार ख़त्म करो, साले ऐसे नहीं मानेंगे। तो लोग तबा तोड़, आसाद कालिया, अली और संजय गुड्डू, इस तरह करीब 25 लोग मारने लगे, मैं और मेरे परिवार को। मेरे कज़िन था, मेरे भांजे भतीजे सब थे। तो उसके बाद जब हमें लगा कि मुझे मार डालेंगे तो मैं किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागता हूँ। जब भागता हूँ तो ये सीधा ही सीधा मेरे ऊपर फायर करने लगते हैं, और जब फायर करने लगते हैं तो मैं किसी तरह बच के भाग जाता हूँ। मैं जाता हूँ करेरी थाने जाके वहाँ मैं फोर्स को बताता हूँ, पुलिस प्रशासन को बताता हूँ। प्रशासन आता है तो प्रशासन अपनी आंखों से देखता है कि किस तरह ये गोलियां चला रहे हैं, बम चला रहे हैं, एकदम तालिबान बनाए हुए हैं। जब ये लोग प्रशासन को देखते हैं तो ये लोग भागते हैं। फिर प्रशासन तेजी दिखा के वहाँ पे उसे मौके पे 2 लोग को पकड़ लेता है। 2 लोग को पकड़ के उनके पास से पिस्टलें बरामद हुई, और जिस उस समय वहाँ पे मशीन जिसे भी लाए थे, जिससे पूरा इन लोगों ने मेरा घर ढा दिया। तो वो मशीन मौके पकड़ गई, उसमें सैम महेश जो गैंगस्टर है, काफ़ी बड़ा अपराधी, वो पकड़ गया। तो जब ये सब पकड़ गए तो उसके बाद मेरी FIR हुई, आज सब जेल में है। आसाद कालिया फरार चल रहा है, अगर वो पकड़ जाता है तो मेरा केस ट्रायल पे हो जाएगा, मैं इनके खिलाफ गवाही दूंगा, मैं इनके खिलाफ आखिरी दम तक लड़ता रहूंगा। माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद प्रयागराज में आतंक का पर्याय रहे माफिया ब्रदर्स के खिलाफ लोगों ने सच्चाई को अब खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। जो लोग असद के एनकाउंटर और अतीक की हत्या पर धर्म की वकालत करते नजर आए, उन लोगों को जिशान जैसे लोगों को सुनना चाहिए, जो भी अतीक के धर्म के ही लोग थे, पर अतीक के आतंक का शिकार भी। इसी के साथ ही ऐसे कई खुलासे हुए जिनमें पता चला चुनाव के दौरान प्रयागराज और आसपास के अन्य जिलों में अतीक अहमद की पर्ची जाती थी, जिससे अतीक बिल्डर्स बड़े बड़े कारोबारियों से चुनावी टैक्स लेता था। यानी चुनाव लड़ने के लिए वो गुंडा टैक्स वसूली पर्ची जारी करता था। इसके लिए माफिया के गुर्गे व्यापारियों को 2 तरीके की पर्ची देते थे, जिसमें एक सफेद पर्ची और दूसरी गुलाबी रंग की पर्ची होती थी। इन दोनों पर्ची के अलग अलग मायने होते थे। गुलाबी रंग की पर्ची होने पर 3 से 5 लाख तक का चुनावी टैक्स देना होता था, जबकि सफेद रंग की पर्ची होने पर 5 लाख से अधिक का टैक्स देना होता था। इस मामले में जो सबसे बड़ी बात खुलकर सामने आई है वह यह है कि इसी साल की शुरुआत में अतीक अहमद ने जेल से ही एक बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को धमकी दी थी। ये धमकी पैसे देने के लिए दी गई थी। इसके बाद 9 जनवरी को अतीक के बेटे असद ने मोहम्मद मुस्लिम को फोन किया था। मुस्लिम ने फोन नहीं उठाया तो असद ने उसे धमकी भरा मैसेज भेजा। इस मैसेज से बिल्डर डर भी गया और फिर उसने फोन उठाया। इसके बाद असद और मोहम्मद मुस्लिम की बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत का जो ऑडियो सामने आया उससे तो ये जाहिर है कि ये बातचीत उमेश पाल हत्याकांड के लिए पैसे जुटाने के लिए की जा रही थी। ऑडियो में क्या है पहले सुनिए आप। हेलो। कौन किए थे? ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल। तो उन्होंने ही हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा। वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे। तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो। क्या हो गया कचहरी में? कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, कचहरी हम जाते भी नहीं उधर।
या जेल चलिए हमारे साथ। अब जेल वेल हम न जा पाएंगे, और कोई मैसेज हो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे ये कहना चाह रहे हैं आप? तो मुलाकात कर लिया जाता है। तो कैसे हो, पेशी पे भी ना आ पाएंगे आप? जेल पेशी पे न बुलाओ हमको, पेशी पे असल में चूंकि हम वहाँ जाते भी नहीं, हम कचहरी उचरी ज्यादा। तो फिर कैसे मुलाकात होगी? मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं, उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो, अच्छा हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी उचरी बहुत कम जाते हैं ना। एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। बस वही बात है ना कि एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसके साथ ही सामने आया कि असद ने बिल्डर को मैसेज भी किया था। इस मैसेज में लिखा था कि बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो, परसों तक चाहिए, कोई भी कीमत पर। कुछ भी रखा हो तो कल तक चाहिए, जरूरत है, बहुत जरूरत है। दरअसल इससे पहले खुलासे में सामने आया था कि साबरमती जेल से भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके अतीक अहमद अपना सिंडिकेट चला रहा था। कुछ दिन पहले ही अतीक अहमद ने मोहम्मद मुस्लिम नाम के बिल्डर को धमकी दी थी और 5 करोड़ रुपए मांगे थे। इसके बाद बिल्डर ने अतीक के बेटे असद को 80 लाख दिए थे। बताया जा रहा है कि इन 80 लाख का इस्तेमाल उमेश पाल हत्याकांड में किया गया था। अतीक अहमद को मुसलमान की मौत मानने वाले लोगों को ये समझना चाहिए कि अतीक ने जीशान को सताया, जो खुद मुसलमान है। अब अतीक के खामोश होने पर लोगों के मन में इंसाफ की उम्मीद जगी है और लोग खुलकर उसकी ज्यादतियों के बारे में बता रहे हैं। आपको बताएंगे कि आखिर कहां है शाइस्ता और गुड्डू मुसलमानी, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी शाइस्ता परवीन कहां पर है? पति और बेटे की मौत के बाद भी अब तक उसने सरेंडर क्यों नहीं किया? अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर शाइस्ता की चिट्ठी में क्या दावा किया गया है और कहां है अतीक का राजदार गुड्डू बम्बास? देखिए इस रिपोर्ट में। आज जनाजे में आप लोग नहीं गए थे, क्या कहना, आप कुछ कहना चाहिए? नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि गुड्डू मुस्लिम, जिस गुड्डू मुस्लिम का नाम अशरफ की जुबान पर आखिरी बार आया, आखिर वो बमबाज गुड्डू मुस्लिम कहां है? जिस शाइस्ता के पति की आखिरी यात्रा में आने की उम्मीद थी, आखिर वो शाइस्ता परवीन कहां है? सवाल इसीलिए क्योंकि ये 2 कड़ी सबसे अहम है जो इस हत्याकांड के पूरे राज खोल सकते हैं। ये एक विषय जरूर है कि ठीक है वो पर्दा नशी हैं, तो 10 बुरके पर रहने वाली फीमेल्स के बीच में एक को चिन्हित करना थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में मुश्किल होता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। हमारे पास सूचना जब स्पेसिफिक सूचना आती है तो उस पर हम लोग तत्काल कार्रवाई करेंगे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को लेकर जो प्रयागराज पुलिस कोलकाता से लेकर कर्नाटक तक छान रही है, उस शाइस्ता को लेकर अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार शाइस्ता के प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर किसी जगह पर छिपे होने की सूचना मिली है, जिसके बाद पुलिस लगातार बॉर्डर पर कचहरी इलाके के कई गांवों में छापेमारी कर रही है। साथ ही कई लोगों से पूछताछ भी की गई। पुलिस ने बरेठी, पूरा मुफ्ती, बरियाडीह समेत कई इलाकों में छापेमारी की, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल पाई। शाइस्ता परवीन इस पूरे घटनाक्रम के षड्यंत्र में पूरी तरीके से शामिल थी। अतीक और अशरफ और बाकी ये 7 शूटर और शाइस्ता परवीन और भी बाकी ये इसमें जो लोग हैं, कई लोग शरण देने में, कई लोग संरक्षण देने में, कई लोग फाइनेंशियल रिसोर्स पहुंचाने में और कई षड्यंत्र में। तो ये सब जो लोग शामिल थे, जिनके विरुद्ध साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी की जा रही है। आगे भी षड्यंत्र और संरक्षण देने वालों के खिलाफ जैसे साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी।
से एक हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि फरारी के दौरान अतीक ने असद की मदद की तो गुड्डू की कोई मदद नहीं की और बमबाज गुड्डू इस बात से आग बबूला हो गया। तो क्या गुड्डू इस हत्याकांड की अहम कड़ी है? ये उसकी गिरफ्तारी के बाद सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल वो कहा है इसकी जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। चलिए आज की खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।